हेलो, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद कोमल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th की केमिस्ट्री। उसका फर्स्ट चैप्टर हम लेंगे आज, जो बेसिक सा है, जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो इसी चैप्टर के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि केमिस्ट्री का क्या महत्व है। Chemistry has a direct impact on our life and has wide range of application in different fields. These are given below. तो ये क्या कह रहा है कि जो केमिस्ट्री है हमारे लाइफ में उसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है और बहुत सारे फील्ड हैं ऐसे जहाँ केमिस्ट्री को अप्लाई किया जाता है, जहाँ इसके अनुप्रयोग हैं, जिनके बारे में नीचे बताया गया है। फर्स्ट है इसमें इन एग्रीकल्चर एंड फूड, यानी कि कृषि और खाद्य में। It has provided chemical fertilizers such as urea, calcium phosphate, sodium nitrate, ammonium phosphate, etc. इसने यूरिया, कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम फॉस्फेट आदि रासायनिक उर्वरक प्रदान किए हैं। किसने? केमिस्ट्री ने हमें ये सारे के सारे फर्टिलाइजर प्रदान किए हैं। It has helped to protect the crop from insect and harmful bacteria by the use of certain effective insecticides, fungicides and pesticides. कुछ प्रभावी कीटनाशकों, फफूंदनाशकों और कीटनाशकों के उपयोग से फसलों को कीड़ों और हानिकारक जीवाणुओं से बचाने में मदद मिलती है। तो आपने देखा होगा कि जब हम खेत में कुछ भी लगाते हैं, फसलों को कीड़े लग जाते हैं, तो उन सबको भी तो बचाव के लिए हमें चाहिए होता है कि हम इंसेक्टिसाइड डालें, फंगीसाइड डालें, पेस्टिसाइड डालें, जिससे कि इंसेक्ट्स ना लगे क्रॉप्स को। तो इसमें भी केमिस्ट्री का ही यूज है। द यूज ऑफ प्रेजर्वेटिव हैज हेल्प टू प्रेजर्व फूड प्रोडक्ट लाइक जैम, बटर, स्क्वैश एटसेट्रा फॉर लॉन्गर पीरियड। अब जो प्रेजर्वेटिव होते हैं, जिन्हें हिंदी में परिरक्षक कहा जाता है, उसका उपयोग भी खाद्य उत्पादों में होता है, जैसे जैम, मक्खन, स्क्वैश आदि। ये सब चीजों को हम लॉन्ग टाइम तक संरक्षित रख सके, मतलब वो खराब ना हो, उसमें भी हम इसलिए प्रेजर्वेटिव मिलाते हैं। तो ये भी एक केमिस्ट्री का यूज हो गया फूड के फील्ड में। नेक्स्ट है इसमें इन हेल्थ एंड सैनिटेशन। तो हेल्थ हो गया स्वास्थ्य, सैनिटेशन हो गया स्वच्छता या साफ सफाई के उसमें। इट हैज प्रोवाइडेड मैनकाइंड with a large number of life-saving drugs today. Dysentery and pneumonia are curable due to discovery of sulfur drug and penicillin life-saving drugs. Cisplatin and Taxol have been found to be very effective for cancer therapy and AZT. Azithromycin is used for AIDS victims. तो यहाँ पे क्या बताया गया? हेल्थ इंडस्ट्री में केमिस्ट्री ने कैसे रोल किया अपना। तो इसने मानव जाति को बड़ी संख्या में जीवन रक्षक दवाएं प्रदान की, जिससे ये लाइफ सेविंग ड्रग मतलब हो गया जीवन रक्षक दवाएं। तो जैसे आज सल्फा दवाओं और पेनिसिलिन जैसी लाइफ सेविंग जो ड्रग हैं, उसकी खोज के कारण ही डिसेंट्री और निमोनिया का इलाज हो पाया। डिसेंट्री मतलब पेचिस लग जाते हैं जो। सिस्प्लेटिन और टेक्सोल कैंसर चिकित्सा के लिए बहुत प्रभावी पाए गए हैं। अब कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी तो दवाइयां चाहिए, तो उसके लिए सिस्प्लेटिन और टेक्सोल दवाइयां हैं। और एड्स पीड़ितों के लिए एजिडोथाइमिडीन का उपयोग किया जाता है, जिनको एड हो जाता है। तो यहाँ पे AZT है, एजिडोथाइमिडीन। Disinfectants such as phenol are used to kill the microorganism present in drain, toilet, floor, etc. नालियों जैसे कि शौचालय, फर्श आदि में मौजूद जो माइक्रोबैक्टीरिया होते हैं, उनको मारने के लिए फिनॉल का यूज किया जाता है। आपने देखा होगा घर में पोछा लगता है तो फिनाइल वगैरह भी डालते हैं ना, ताकि उसमें जो फर्श पे बैक्टीरिया वगैरह हैं वो ना लगे हमें। A low concentration of chlorine such as 0.2 to 0.4 parts per million, ppm को parts per million कहते हैं, use for sterilization of water to make it fit for drinking purposes. तो क्लोरीन की लो कंसंट्रेशन यानी कि 0.2 से 0.5 पार्ट्स पर मिलियन का उपयोग पानी की नसबंदी के लिए किया जाता है, ताकि इसको पीने के लिए उपयुक्त बनाया जा सके, यानी कि स्टेरिलाइज किया जाता है, पानी को साफ किया जाता है इससे। तो ये हेल्थ और सैनिटेशन के में हो गया केमिस्ट्री का रोल। नेक्स्ट है इसमें सेविंग द एनवायरमेंट, यानी कि पर्यावरण को बचाने में। The rapid industrialization all over the world had resulted in a lot of pollution. तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से दुनिया में इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो उससे प्रदूषण भी बहुत ज्यादा हो रहा है। पॉइजनस गैसेज एंड केमिकल्स आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिलीज इन द एटमॉस्फेयर। तो इससे बहुत जहरीली गैस और रसायन जो केमिकल्स है हमारे एटमॉस्फेयर में छोड़े जा रहे हैं।
They are polluting environment at an alarming rate. Scientists are working day and night to develop substitute which may cause lower pollution. For example, CNG, compressed natural gas कहते हैं, जैसे a substitute of petrol is very effective in checking pollution caused by automobile. तो क्या हो रहे हैं, ये सब क्या है, खतरनाक हैं दर पर, ये खतरनाक दर पर पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं. वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वैज्ञानिक विकल्प को विकसित करने के लिए ये दिन रात काम कर रहे हैं साइंटिस्ट, जिससे कि क्या हो, प्रदूषण कम हो. अब उदाहरण के लिए यहाँ पे क्या है, जैसे सीएनजी, जैसे कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं. तो ये पेट्रोल का एक विकल्प है जो ऑटोमोबाइल के कारण होने वाले प्रदूषण की जांच करने में बहुत प्रभावी है. तो ये एनवायरमेंट के पर्पज में हो गया. नेक्स्ट इसमें एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री. केमिस्ट्री हैज प्लेड अ इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग मैनी industrial manufactured fertilizers, alkalis, acids, salts, dyes, polymer, drugs, soaps, detergents, metal alloys and other inorganic and organic chemicals, including new material, contribute in a big way to the national economy. तो रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री ने बहुत सारे औद्योगिक रूप से विकसित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. अब कैसे, जो ये निर्मित उर्वरक होते हैं यानी कि फर्टिलाइजर होते हैं, मैन्युफैक्चर्ड फर्टिलाइजर, और एल्कलीज मतलब क्षार, एसिड का मतलब हो गया अम्ल, सॉल्ट्स लवण, एंड डाइज रंजक यानी कि हम जो डाई करते हैं कपड़ों के ऊपर, बालों में भी, और पॉलीमर हैं, ड्रग हैं, साबुन है, नई सामग्रियां हो गई जैसे डिटर्जेंट, और मेटल एलॉय बोलते हैं धातु यानी कि मिश्र धातु, और अन्य कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर ये योगदान कर रहे हैं. तो ये केमिस्ट्री का रोल है हमारी डेली लाइफ में. अब यहाँ पे मैटर यानी कि मैटर को क्या कहते हैं, पदार्थ. एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर यानी कि पदार्थ या द्रव्य कहते हैं. तो कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है, मास को द्रव्यमान कहते हैं, और जो स्थान घेरती है वह द्रव्य यानी कि मैटर कहलाती है. For example, book, pencil, water, air are composed of matter as we know that they have mass and they occupy space. तो हम इसके लिए एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, बुक हो गई, पेंसिल, पानी, हवा, ये सब पदार्थ से बने, क्योंकि हम जानते हैं कि इनका मास होता है यानी कि द्रव्यमान होता है, और ये जगह घेरते हैं, स्थान घेरते हैं. अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर यानी कि ये कितने प्रकार का होता है, इसको वर्गीकृत किया गया है. तो देयर आर टू वे ऑफ क्लासिफाई द मैटर. तो दो तरह से है. फर्स्ट है फिजिकल क्लासिफिकेशन, सेकेंड है केमिकल क्लासिफिकेशन यानी कि भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण. फिजिकल क्लासिफिकेशन है इसमें, मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस. तो यानी कि जो पदार्थ है वो 3 भौतिक अवस्थाओं में मौजूद हो सकता है, जो कि है ठोस, द्रव यानी कि द्रव को तरल पदार्थ भी कहेंगे, और गैसेस. फर्स्ट है इसमें सॉलिड्स यानी कि ठोस. द पार्टिकल आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर इन एन ऑर्डरली फैशन एंड देयर इज नॉट मच फ्रीडम फॉर मूवमेंट. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड्स हैव डेफिनिट वॉल्यूम एंड डेफिनिट शेप. तो यहाँ पे क्या है, कणों को एक व्यवस्थित तरीके से एक दूसरे के बहुत करीब रखा जाता है, और इनमें मतलब हलचल करने के लिए यानी कि मूवमेंट करने के लिए ज्यादा स्वतंत्रता नहीं होती है. तो इसके लक्षण क्या हैं, इसका एक नियत वॉल्यूम होगा और एक नियत शेप होगा. इसका वॉल्यूम भी डेफिनिट होगा मतलब बदलेगा नहीं, और शेप भी. ये समझ आया. यहाँ पे यही है कि ये इनका जो पार्टिकल होंगे एक दूसरे के बहुत क्लोज होंगे, पास पास होंगे, और इनमें फ्रीली मूवमेंट करने के लिए भी स्पेस नहीं होगा. तो ये हो गया ठोस यानी कि सॉलिड. लिक्विड्स. इन लिक्विड्स द पार्टिकल्स आर क्लोज टू each other but can move around. Characteristic of liquid have definite volume but not definite shape. तो जो तरल पदार्थ यानी कि लिक्विड होते हैं उसमें कण एक दूसरे के करीब तो होते हैं और वो घूम भी सकते हैं. और इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है, जो द्रव होते हैं उनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन कोई आकार निश्चित नहीं होता है. आप जैसे आप पानी को आप उसे ग्लास में डालोगे तो ग्लास का शेप का हो जाएगा, कटोरे में डालोगे तो कटोरे के शेप का हो जाएगा. तो उसका कोई भी शेप डेफिनिट नहीं है. सेकेंड, अब इसमें थर्ड है गैस. इन गैसेस द पार्टिकल्स आर फॉर अपार्ट एज कंपेयर टू दोज प्रेजेंट इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट. द मूवमेंट इज इजी एंड फास्ट. जो गैस होते हैं, गैसों में कण ठोस या तरल अवस्था में मौजूद कणों की तुलना में बहुत दूर दूर होते हैं. मतलब ठोस में तो बहुत पास पास होते हैं, तरल में भी पास ही होते हैं,
इतना पास होते हैं कि हाँ आप उसमें हाथ भी डाल लोगे, लेकिन आप ईंट के अंदर हाथ नहीं डाल सकते हो ना, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड पार्टिकल है। तो इसमें गैस में इन दोनों के कंपैरिजन में दूर दूर होते हैं कण, और वो आसानी से मूव कर सकते हैं। आपने ये देखा होगा, आप जैसे हवा में अपना हाथ इधर उधर कहीं भी ले जा लेते हो, तो इसका मतलब उसके पार्टिकल दूर दूर है, तभी तो वो आसानी से मूव कर पा रहे हैं और आप उसमें अपना हाथ भी पास कर ले रहे हो। और इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, इनका तो जो वॉल्यूम होता है वो भी डेफिनेट नहीं होता है, जिनका शेप होता है वो भी डेफिनेट नहीं होता है। ये किसी भी बर्तन को पूरी तरह से फिल कर लेते हैं, उस पर मतलब अपना कब्जा कर लेते हैं जिसमें उन्हें रखा जाता है। गैस का आपने देखा होगा, जैसे आप सिलेंडर भरते हो, सिलेंडर के अंदर गैस ही तो है, तो उसने उसका शेप ले लिया है और उसको फुल्ली भर दिया है। ये मतलब किसी भी बर्तन में जब आप इसे डालोगे तो ये उससे फुल्ली कब्जा कर लेते हैं। सेकेंड है इसमें, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, दे कम्प्लीटली ऑक्यूपाई द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड, मतलब गैसेस को जिस भी कंटेनर या जिस भी बर्तन में रखा जाता है ये फुल्ली उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अब इसमें सेकेंड क्लासिफिकेशन है केमिकल क्लासिफिकेशन। Based upon the composition, matter can be divided into two main types, pure substance and mixture। तो इसमें क्या है, संरचना के आधार पे बताया गया कि कंपोजिशन किससे मिलके बना है करके, तो उसके आधार पे इनको दो भागों में बांटा है, यानी कि प्योर सब्सटेंस का मतलब शुद्ध पदार्थ, मिक्सचर का मतलब हो गया मिश्रण। तो इसमें प्योर सब्सटेंस, अ प्योर सब्सटेंस में बी डिफाइंड एज अ सिंगल सब्सटेंस और मैटर विच कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। तो क्या कह रहा है, एक शुद्ध पदार्थ है जो, यानी कि प्योर सब्सटेंस है, वो एकल पदार्थ होता है, उसको एकल पदार्थ के रूप में परिभाषित किया जाता है। उसकी डेफिनेशन इस तरह दी जाती है, जिसे साधारण भौतिक तरीकों से अलग नहीं किया जा सकता, उसे किसी भी फिजिकल मेथड से अलग नहीं किया जा पाएगा। और प्योर सब्सटेंस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज एलिमेंट और कंपाउंड। तो इसको आगे दो भागों में बांटा है, और एलिमेंट का मतलब हो गया तत्व और कंपाउंड का मतलब हो गया यौगिक। तो इसमें एलिमेंट के बारे में पहले बताया गया है। एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। जो एलिमेंट होता है वो केवल एक प्रकार के कण होते हैं। दीज पार्टिकल में बी एटम और मॉलिक्यूल, या तो ये एटम हो सकते हैं या ये मॉलिक्यूल हो सकते हैं, यानी कि या तो ये परमाणु होंगे या फिर ये अणु होंगे। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटसेट्रा आर सम एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट। तो ये जो कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, ये कुछ तत्वों के उदाहरण है। दे ऑल कंटेन एटम ऑफ वन टाइप। इनमें एक ही प्रकार का परमाणु होगा। हाउएवर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन नेचर। जबकि विभिन्न तत्वों के परमाणु प्रकृति में भिन्न भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं वो नेचर में। सम एलिमेंट सच एज सोडियम, जैसे कि कोई तत्व लिया है सोडियम, और कॉपर कंटेन सिंगल एटम हेल्ड टुगेदर एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, whereas in some other two or more atom combine to give molecule of the element. Thus hydrogen, nitrogen and oxygen gases consist of molecule in which two atom combine to give the respective molecule of the element। तो जो तांबा होता है वो भी एकल परमाणु से बना है, तो जो उनके घटक कणों के रूप में एक साथ होते हैं, जबकि जो कुछ अलग होते हैं जो दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर तत्व के अणु देते हैं। इस प्रकार है जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गैसों में अणु होते हैं जिनमें दो परमाणु मिलकर तत्व से संबंधित अणु देते हैं। और इसमें अगला है कंपाउंड। It may be defined as a pure substance containing two or more elements combined together in a fixed proportion by weight and can be decomposed into these elements by suitable chemical method. Moreover, the properties of a compound are altogether different from the constituting element. The compound have been classified into two types. These are, तो यहाँ पे कंपाउंड के बारे में बताया गया, इसे एक शुद्ध पदार्थ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मतलब ये एक शुद्ध पदार्थ है कह सकते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक तत्व वजन के एक निश्चित अनुपात में एक साथ जुड़ते हैं, और उपयुक्त रासायनिक विधियों द्वारा इन तत्वों में इनको विघटित किया जा सकता है। इसके अलावा एक यौगिक के गुण गठन तत्वों से पूरी तरह भिन्न होते हैं। यौगिकों को भी वर्गीकृत किया गया है। किस किस में वर्गीकृत किया गया है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। ये हो गए अकार्बनिक यौगिक। इसके बारे में ये कहा गया कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो नॉन लिविंग सोर्सेस यानी कि निर्जीव स्रोतों जैसे
चट्टान और खनिजों से प्राप्त होते हैं, रॉक्स और मिनरल से प्राप्त होते हैं ये। इसके कुछ उदाहरण है जैसे नमक हो गया, मार्बल हो गया, जिप्सम हो गया और वॉशिंग सोडा। अगला है इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ये वो यौगिक होते हैं जो पौधों और जानवरों में मौजूद होते हैं। तो सभी कार्बनिक यौगिक में कार्बन उनके आवश्यक घटक के रूप में पाया जाता है। तो क्या होता है इसमें जो कार्बन पाया जाएगा इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में पाया जाएगा। और इसके लिए एग्जाम्पल दे रखा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ऑयल यानी कि तेल, फैट मतलब यानी कि वसा। ठीक, अगला है इसमें मिक्सचर। अभी आपने किसके बारे में पढ़ा? प्योर सब्सटेंस के बारे में। अब आप मिक्सचर के बारे में पढ़ोगे। तो मिक्सचर का मीनिंग होता है मिश्रण। दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों से मिलकर जो रासायनिक पदार्थ बना, रासायनिक रूप से एक साथ नहीं होते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों का संयोजन जो रासायनिक रूप से एक साथ नहीं होते और किसी भी अनुपात में मौजूद भी हो सकते हैं, मतलब इनका रेशियो या प्रोपोर्शन कुछ भी हो सकता है, ये मिश्रण कहलाते हैं। मिश्रण के कुछ एग्जाम्पल क्या क्या हैं? जैसे मिल्क, सी वाटर यानी कि समुद्री पानी, समुद्र का पानी, पेट्रोल, लाइम वाटर यानी कि चूने का पानी, पेंट, ग्लास, सीमेंट, वुड यानी कि लकड़ी आदि। तो मिश्रण भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है होमोजीनियस और सेकेंड होता है हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस मिश्रण को कहते हैं समांगी मिश्रण या सजातीय मिश्रण। तो इसमें क्या होता है? मिश्रण को सजातीय या समांगी कहा जाता है यदि यह एक समान संरचना होती है और घटकों के बीच कोई अलगाव की दृश्य सीमा नहीं होती है। क्या होता है इसमें? A mixture is said to be homogeneous। इसको क्या कहते हैं? हम समांगी या सजातीय मिश्रण कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक समान संरचना होती है एंड देयर आर नो विजिबल बाउंड्रीज और सेपरेशन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट। तो जिन घटकों से मिलकर ये बना होता है इसके बीच में कोई बाउंड्री नहीं होगी इनको सेपरेट करने की। और एग्जाम्पल क्या होगा इसमें? पानी में चीनी के घोल के मिश्रण में चीनी के पानी की संरचना समान होती है और सभी भागों में एक जैसी मिठास होती है। जैसे आपने पानी में चीनी को घोल लिया तो आपको ऑल ओवर पानी तो मीठा लगेगा, ऐसा थोड़ी लगेगा कि इतना प्रोपोर्शन पानी मीठा लग रहा है और इतना प्रोपोर्शन पानी मीठा नहीं लग रहा है, ऐसा तो नहीं होता है। तो नेक्स्ट है इसमें हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसे हम विषम मिश्रण या विषमांगी मिश्रण कहते हैं। इस मिश्रण को विषमांगी कहा जाता है। जैसे मिक्सचर इज सेड टू बी हेट्रोजीनियस इफ डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट एंड हैज विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन दी वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट। इसकी पूरी संरचना एक समान ना हो और विभिन्न घटकों के बीच इसको सेपरेट करने के लिए भी लिमिट्स हो। The different constituent of a heterogeneous mixture can be seen even with naked eyes। विषमांगी मिश्रण के विभिन्न घटकों को नेकेड आई से भी देखा जा सकता है। जो ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट होगा इसको आप नेकेड आई से भी देख लोगे। जैसे जब लोहे का बुरादा और सल्फर पाउडर को एक साथ मिलाओगे, आप यहाँ पे लिखा है ना व्हेन आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर मिक्स टुगेदर, यानी कि लोहे के बुरादे को और सल्फर पाउडर को आप एक साथ मिलाओगे द मिक्सचर फॉर्म्ड इज हेटेरोजीनियस। तो ये एक विषमांगी मिश्रण बनेगा। इट हैज ग्रेइश येलो अपीयरेंस एंड टू कॉन्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे आपको भूरे पीले रंग का दिखाई देगा, दो घटक होंगे उसमें, दो कॉन्स्टिट्यूएंट साफ साफ दिखाई देंगे, लोहा और सल्फर, जिन्हें आप अपनी नेकेड आई से भी देख पा रहे होंगे। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिश्रण। अब यहाँ पे क्या है? यौगिक और मिश्रण में अंतर क्या होता है? तो पहला है इसमें कंपाउंड यानी कि यौगिक में एक यौगिक में दो या दो से अधिक तत्व रासायनिक रूप से संयुक्त होते हैं। फर्स्ट लाइन ये कह रही है। सेकेंड लाइन कह रही है कि एक यौगिक में तत्व यानी कि एलिमेंट द्रव्यमान के निश्चित अनुपात यानी कि फिक्स्ड रेशियो में मौजूद होते हैं। यह अनुपात बदलता नहीं है। द रेशियो कैन नॉट बी चेंज्ड। और थर्ड है यौगिक हमेशा सजातीय होते हैं यानी कि होमोजीनियस होते हैं, यानी उनकी रचना एक जैसी होती है। दे हैव द सेम कंपोजिशन। और जो एक यौगिक होता है उसके घटकों को भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जाता। कोई फिजिकल मेथड नहीं है उसको अलग करने के लिए। जैसे कि आपने चीनी पानी का मिश्रण बनाया, मैंने आपको बताया अभी, जैसे घोल लिया, अब आप उसे छन्नी से छानोगे तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि चीनी तो घुल चुकी है तो वो छन्नी में वापस आ जाएगी। तो उसको सेपरेट करने का कोई फिजिकल मेथड नहीं है। तो एक यौगिक में घटक अपनी पहचान खो देते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देते हैं। एंड कंपाउंड डज नॉट शो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, यानी कि यौगिक बनाने वाले तत्वों की विशेषताओं को नहीं दिखाता है। सेकेंड है इसमें मिक्सचर। मिक्सचर में क्या अंतर है? अब ये मिश्रण यौगिक से कितना अलग है ये? तो फर्स्ट लाइन कह रही है कि मिश्रण में यानी कि मिक्सचर में या अधिक तत्व या यौगिक केवल मिश्रित होते हैं जो रासायनिक रूप से संयुक्त नहीं होते। क्या? मिक्स्ड
एंड नॉट कंबाइंड केमिकली, ये रासायनिक रूप से एक साथ नहीं होते हैं। सेकेंड लाइन कह रही है एक मिश्रण में घटक निश्चित अनुपात में मौजूद नहीं होते हैं, ये अलग हो सकते हैं। थर्ड लाइन कह रही है मिश्रण या तो सजातीय होता है या फिर विजातीय या विषमांगी होता है, या तो ये हेट्रोजीनियस ही होगा या फिर होमोजीनियस ही होगा। नेक्स्ट है इसमें जो मिक्सचर होता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट को फिजिकल मेथड से अलग किया जा सकता है। जो फिफ्थ नंबर का पॉइंट है ये कह रहा है इन अ मिक्सचर द कॉन्स्टिट्यूएंट डू नॉट लॉस देयर आइडेंटिटी, इसमें जो क्या होता है घटक होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी यानी कि अपनी पहचान को नहीं खोते हैं, यानी कि जो मिक्सचर है शोज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट, इसमें सभी घटक जो होते हैं वो अपनी अपनी विशेषताओं को दिखाते हैं। अब इसमें वी हैव डिस्कस द फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, हमने अभी तक किस बात पे चर्चा करी, पदार्थ के भौतिक और रासायनिक वर्गीकरण पे। अ फ्लो शीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम इज गिवन बिलो, तो ये फ्लो शीट आपको यहाँ पे बताएगी। मैटर का मतलब हो गया यहाँ पे पदार्थ, इसके दो भाग करे हमने पहले, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आया सॉलिड, लिक्विड, गैस। केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आया प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। फिर हमने प्योर सब्सटेंस को भी डिवाइड करा तो उससे मिला हमें एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट को डिवाइड करा तो मिला है मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। और कंपाउंड को डिवाइड करके हमें मिला इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। इधर मिक्सचर को भी डिवाइड कर दिया तो हमें हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर मिला है। आगे है इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, तो पदार्थ के गुण क्या हैं और उनकी माप क्या है, मेजरमेंट। तो फर्स्ट है इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं भौतिक गुण, दोज प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, वे गुण जिन्हें पदार्थ की पहचान या संरचना को बदले बिना मापा या देखा जा सकता है। मतलब जो भी ये मैटर है हम उसे मेजर कर सकते हैं, उसकी मतलब पहचान यानी कि आइडेंटिटी और उसके कंपोजिशन में बिना कोई चेंज करे, उसको बिना बदले हम उसको माप या देख सकते हैं। सम एग्जांपल ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज आर कलर, ओडर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एटसेट्रा। तो भौतिक गुणों के कुछ एग्जाम्पल क्या क्या हो गए, रंग, गंध, मेल्टिंग पॉइंट हो गया पिघलना किसी चीज का जिसे गलनांक कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट हो गया उबलना जिसे क्वथनांक कहेंगे। आगे है इसमें chemical property requires a chemical change to occur. The example of chemical properties are characteristic reactions of different substance. तो इसमें क्या है, रासायनिक गुण होने के लिए रासायनिक परिवर्तन की आवश्यकता होती है। रासायनिक गुणों के उदाहरण विभिन्न पदार्थों की विशिष्ट प्रतिक्रियाएं हैं, जिसमें क्या क्या एग्जाम्पल आएंगे, एसिडिटी, बेसिसिटी, कंबस्टिबिलिटी यानी कि अम्लता, जो हम एसिडिटी ये एसिड वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, तो उसमें अम्लता, बेसिसिटी क्षारकता, कंबस्टिबिलिटी यानी कि जलने की क्षमता उसकी, मतलब वो कितना जल सकता है, ज्वलनशीलता कहेंगे जिसे। नेक्स्ट इसमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट, फंडामेंटल यूनिट यानी कि मौलिक इकाइयां। द क्वांटिटीज मास, लेंथ एंड टाइम आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स। तो जो ये मास हो गया यानी कि द्रव्यमान, लेंथ हो गई लंबाई, टाइम हो गया समय, इसकी मात्राओं को क्या कहते हैं, मौलिक मात्रा कहते हैं, उनकी इकाइयों को मौलिक इकाई कहते हैं। यानी कि इसे क्या कहेंगे, जो इसकी क्वांटिटी होगी उसको फंडामेंटल क्वांटिटी कहेंगे और इनके यूनिट को फंडामेंटल यूनिट कहेंगे। There are 7 basic unit of measurement for the quantities length, mass, time, temperature, amount of substance, electric current and luminous intensity। तो मतलब इनके लिए क्या है, अलग अलग इनकी यूनिट्स हैं, जो भी यहाँ पे अभी मैंने बोला, लेंथ, मास एटसेट्रा। अब यहाँ पे है SI सिस्टम। This system of measurement is most common system employed throughout the world। तो मतलब पूरी दुनिया में ही मोस्टली इन्हीं इकाइयों का यूज किया जाता है, यही प्रणाली यूज होती है, यही सिस्टम यूज होता है मेजरमेंट के लिए, जिसमें आपको ये बताया गया है। जैसे आपने देख लिया बेसिक क्वांटिटीज हैं, इनकी बेसिक सी यूनिट है और इनके सिंबल क्या है, सिंबल भी दे रखे हैं यहाँ पे। जैसे लेंथ को हम LHR से डिनोट करेंगे तो लेंथ तो मीटर में ही होती है ना। अब द्रव्यमान, कोई चीज कितने किलो की है तो किलोग्राम में उसको हमने मापा। टाइम
टाइम हम कहते हैं ना कितने सेकंड हो गए, तो सेकंड हो गई उसकी यूनिट, यानी कि स्मॉल एस से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर से, टेम्परेचर को केल्विन से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला से। अब इसमें डेफिनेशन ऑफ बेसिक एसआई यूनिट, ये एसआई यूनिट की डेफिनेशन दे रखी है कि मीटर किसे कहते हैं। तो मीटर किसे कहते हैं कि यह 1 सेकेंड के 1 अपॉन इतनी लेंथ जो दे रखी है, ये 299792458 के समय अंतराल के दौरान निर्वात में प्रकाश द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को हम मीटर कहते हैं। मतलब लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ दिस इन सेकेंड। ओके, ये हो गई मीटर की डेफिनेशन। ऐसी किलोग्राम की दे रखी है कि ये मास की यूनिट है, यानी कि द्रव्यमान की इकाई है। यह किलोग्राम में क्या है, इंटरनेशनल प्रोटोटाइप के द्रव्यमान के बराबर है। थर्ड है इसमें सेकेंड, इसमें क्या है, इट इज द ड्यूरेशन ऑफ दिस नंबर, जो इतना पीरियड ऑफ रेडिएशन विच कॉरेस्पॉन्ड टू ट्रांजिशन बिटवीन द टू हाइपर फाइन लेवल ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ सीजियम 133 एटम्स। नेक्स्ट है इसमें केल्विन। केल्विन में क्या दे रखा है कि ये थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर का यूनिट है और पानी के त्रिगुण बिंदु के थर्मोडाइनेमिक तापमान के 1/273.16 के बराबर है। केल्विन की यूनिट ये है। एम्पियर की भी दे रखी है इसमें। एम्पियर इज दैट कांस्टेंट करंट, यह एक कांस्टेंट करंट है विच इफ मेंटेन इन टू स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर ऑफ इन्फिनिट लेंथ, जिसे यदि अनंत लंबाई के एक नगण्य बोलेंगे, जिसे अनंत लंबाई हो गई, इन्फिनिट लेंथ ऑफ नेग्लिजिबल सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एंड प्लेस 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम would produce between these conductor a force equal to 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ। तो एम्पियर की यहाँ पे ये दे रखी है कि ये वह कांस्टेंट करंट है यदि जिसे अनंत लंबाई के नगण्य वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट के दो सीधे समानांतर कंडक्टरों में रखा जाए और निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए, तो इन कंडक्टरों के बीच कितना बल उत्पन्न होगा, 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन, इतना बल उत्पन्न होगा। तो ये एम्पियर की लेंथ हो गई न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ के हिसाब से, ठीक। और आपको पता ही है कि बल के लिए न्यूटन का यूज होता है। कैंडेला क्या है अब इसमें, it may be defined as the luminous intensity in a given direction from a source which emit monochromatic radiation of frequency 540 into 1012 hertz and that has a radiant intensity in the direction of 1/683 watt per steradian। तो इसमें कैंडेला की क्या डेफिनेशन दे रखी है कि इसे किसी स्रोत से दी गई दिशा में चमकदार तीव्रता के रूप में डिफाइन किया जा सकता है, जो कि आवृत्ति कितनी दे रखी है इसमें, यानी कि फ्रीक्वेंसी को आवृत्ति कहते हैं, 540 इंटू 1012 हर्ट्ज के मोनोक्रोमेटिक विकिरण का उत्सर्जन करता है। ये इमिट करना मतलब होता है उत्सर्जन करना, उत्सर्जन करता है इतना, और जिसकी उस दिशा में 1/683 वॉट प्रति स्टेरेडियन की उज्ज्वल तीव्रता होती है। The last one is mole. It is the amount of substance which contains as many elementary entities as there are atoms in 0.012 kilogram of carbon minus 12. Its symbol is mole. मोल क्या है, ये मैटर की वह अमाउंट है या फिर पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उतने ही प्राथमिक तत्व होते हैं जितने की 0.012 किलोग्राम कार्बन 12 में होते हैं। चाहे कार्बन -12 नहीं है, कार्बन 12 है क्योंकि कार्बन 6 नंबर पे होता है, तो उसका मास हो गया ऊपर 12, तो इसे हम क्या कहेंगे, मोल कहते हैं। ओके, तो ये चैप्टर यहीं पर फिनिश नहीं होता है, ये प्रेजेंटेशन यहाँ पे फिनिश होती है, इसके बाद हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, यही फर्स्ट चैप्टर को क्लास 11th के। एंड इफ यू लाइक दिस प्रेजेंटेशन देन you can like and share and subscribe. Thank you.